तो फिजिकल वर्ल्ड में आगे बढ़ते हुए हमारे सामने है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। मतलब ज्यादातर जो फिजिक्स है इन सब ब्रांचेस से कवर अप हो जाती है, फिर भी साइंटिस्ट नई नई चीजें लेकर आते रहते हैं और नई ब्रांचेस भी समय के साथ डेवलप होती हैं। जैसे कि कंप्यूटर साइंस है, वो एक टाइम पे जब 70s में इंजीनियरिंग होती थी तो कंप्यूटर साइंस वाज जस्ट अ सब्जेक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन अब कंप्यूटर साइंस अपने आप में एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स बन गई, अपने आप एक इंजीनियरिंग की ब्रांच बन चुकी है और जो इलेक्ट्रॉनिक्स को शायद सुपरसीड कर गई है ना। तो अब मैकेनिक्स में बच्चों आप वही जैसे हम लोगों ने पुली पढ़ा था, ब्लॉक हम लोग पढ़ते हैं। एक किसी ब्लॉक को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट को मानकर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए असली में हमारा ब्लॉक इस तरह जमीन पे रखा हुआ है, एक ट्रक रखा हुआ है, एक कार रखी हुई है, उसको हम लोग ऐसे अज्यूम करते हैं। लेकिन मैकेनिक्स कहती है कि उसे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के उसमें फोर्सेस लगाइए, फोर्सेस को बैलेंस करिए। फिर वेव्स एंड ऑसिलेशंस, आपने क्लास 10th में साउंड पढ़ा था, तो वेव्स की बातें वहां आ जाती हैं। अब जब आप 11th-12th में आ गए हैं तो आप देखेंगे कि लाइट भी वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। अभी तक तो हम लोग लाइट को रे के फॉर्म में चला रहे थे। फिर उसके बाद आ जाता है वेव्स एंड ऑसिलेशंस हो गया, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी। एक्चुअली मेरे घर के बाहर बहुत आंधी चल रही है तो मेरा ध्यान बार बार वहीं जा रहा है। ओके, फिर भी चलते हैं। हीट में आपने कैलोरीमेट्री चैप्टर पढ़ा था 10th में, तो उसी को और आगे बढ़ाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स आएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इनफैक्ट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी होता है। फिर आगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे। मतलब हम लोग वाटर को और दूसरे ऑयल वगैरह जो होते हैं, कई सारे फ्लूइड, उनको देखेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स में एक स्टोक्स लॉ आता है। मैं कमेंट्स में आपसे पूछूंगा, अगर आपको स्टोक्स लॉ के बारे में जानकारी है तो कमेंट में आप स्टोक्स लॉ के बारे में जो भी जानते हैं वो लिखिए। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम लोग जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ब्रांच है वैसे इलेक्ट्रोडायनामिक्स है। यहाँ पे करंट को हम लोग पढ़ेंगे, किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग अल्टरनेटिंग सर्किट्स पढ़ेंगे। वैसे इलेक्ट्रोडायनामिक्स आपको 12th में मिलेगी, अभी तो हम लोग 11th में है। ऑप्टिक्स एंड रिलेटिविटी, ये भी 12th में मिलेगा। एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, लगभग काफी रिलेटेड चैप्टर है। न्यूक्लियर फिजिक्स का थोड़ा सा आइडिया आपको है, आपने रेडियो एक्टिविटी पढ़ा था, फिशन फ्यूजन में डिफरेंस देखा था, तो ये हम लोग 10th में थोड़ा कर चुके हैं। फिर से 12th में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 12th में आएगा। एस्ट्रोफिजिक्स थोड़ा सा ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो इसमें यहाँ पर हम लोग सन, मून, सोलर सिस्टम और जायंट स्टार्स और आपके ब्लैक होल, ड्वार्फ, रेड जायंट, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। और कंप्यूटर साइंस तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, काफी बच्चों का एक सब्जेक्ट अब तक कंप्यूटर साइंस जरूर होगा। 9, 10, 11, 12 में लोग कंप्यूटर्स लेते हैं। तो ये एक ब्रॉड इंट्रोडक्शन है आगे जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं उसका। इसी को ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स करके नूतन ने लिखा है। सम स्पेशल फिजिकल क्वांटिटीज रिमेन कंजर्व्ड विद टाइम, यानी कि कुछ क्वांटिटी है वो टाइम कितना भी आगे बढ़ जाए लेकिन वो कांस्टेंट रहती है, ज्यादा बढ़ती घटती नहीं है, चेंज नहीं होती। जैसे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब थोड़ा मैं अपना क्लास 10th में जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं, हल्का फुल्का टर्म्स समझ लेते हैं अगर आपको नहीं आता है तो। मैकेनिकल एनर्जी जो होती है उसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़ते हैं। एक क्या, पोटेंशियल एनर्जी, और एक क्या, काइनेटिक एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन पे ज्यादा फोकस करती है और काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, वेलोसिटी पे ज्यादा फोकस करती है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv²। और मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। दोनों ही एनर्जीज को अगर हम लोग एडअप कर दें तो वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अपने आप में इतना
खूबसूरत लॉ है कि वो ये कहता है कि भाई टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा उतनी ही रहेगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती रहेगी और काइनेटिक एनर्जी चेंज होती रहेगी। तो यानी कि पोटेंशियल, अब जैसे मान लीजिए इस ब्लॉक की हम लोग पूरी जो जर्नी है वो देखते हैं। हाँ बोलिए बेटा। सर एक बात में, कंजर्व्ड क्वांटिटीज जो है वो रिमेन कंजर्व्ड टाइप। हाँ मतलब इसका ये बात कि मतलब वो चेंज हो रहा है लेकिन उसका एसेंस से मतलब जैसे मास है, हाँ जनरली कभी चेंज नहीं होता है। हाँ तो मतलब अगर मैं बॉडी को डिफॉर्म करूं मतलब मास चेंज हो जाएगा। नहीं, बॉडी को डिफॉर्म करके अगर हम लोग पार्ट्स में तोड़ देते हैं तो उसका जो मास आपके हाथ में है वो चेंज हो सकता है, लेकिन अगर सारे टुकड़ों को एडअप कर देंगे तो फिर भी टोटल मास उतना ही रहेगा। तो इसलिए मास भी एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है काफी हद तक। अभी इसी लॉ को हम और आगे तक पढ़ेंगे। अच्छा, तो अब यहां पर जब ये ब्लॉक इधर से गिरते हुए यहां तक आ रहा है तो लगातार क्या हो रहा है, इसकी हाइट कम होती जा रही है। हाइट कम होती जा रही है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ब्लॉक का मास तो m है पक्का, और ग्रेविटी g जो है वो ज्यादा चेंज होगी नहीं। ग्रेविटी g ज्यादा चेंज नहीं होगी, m चेंज नहीं होगा, तो हाइट ही चेंज हो रही है। ये जैसे जैसे नीचे गिरता जा रहा है तो हाइट कम होती जा रही है, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, अपने इस केस में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। लेकिन साथ ही साथ एक और काम होता जा रहा है, जब ये यहाँ पे था तो ऑलमोस्ट रेस्ट में था, रेस्ट से छोड़ा गया तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली गई और इस जगह इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई। मैक्सिमम वेलोसिटी होने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी इस जगह मैक्सिमम है और इस जगह मिनिमम है। तो हमने क्या पाया कि जब ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग एंड काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग। बट दोनों का सम अगर लिया जाए, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो वो सम हमेशा कंजर्व रहेगा, वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। तो इसमें हम लोग अगर किसी भी, इनफैक्ट एक बीच में पोजीशन इसकी ले ले, मान लो इधर कहीं ले ले, ठीक है, सारी पोजीशंस का नाम दे देता हूं। ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है और ये पोजीशन सी है। तीनों पोजीशन को देखेंगे, सब जगह टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम रहेगी। उसका एक्सप्रेशन भी मैं लिखना चाहूंगा यहां पर। ओके, तो अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, 3 पॉइंट्स लिए ए बी सी। इस पॉइंट पे वेलोसिटी है va और इस पॉइंट पर हाइट है ha। इस पॉइंट पे वेलोसिटी है vc और इस पॉइंट पे हाइट है hc। और यार देखो यहाँ पे तो कोई हाइट ही नहीं है, पॉइंट सी तो ग्राउंड जीरो पे ही पहुंच गया। तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि hc इज इक्वल टू 0, इसलिए ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। और अगर हम लोग को क्वेश्चन में दिया होता कि ये जो पॉइंट va है वो ये जो पॉइंट A है वहां पर वेलोसिटी va 0 है, अगर हमें दिया रहता कि ये रेस्ट से फेंका गया है, तो रेस्ट से इसे ड्रॉप किया गया है तो va भी 0 हो जाएगा। क्योंकि va 0 हो जाएगा इसलिए ये टर्म भी आपका 0 हो जाएगा। लेकिन अब कोई बीच में हम लोग पॉइंट ले लेते हैं B, तो यहां पर ना ही हाइट 0 है और ना ही वेलोसिटी 0 है। बट this is the sum of mechanical energy, this is the sum of potential energy and kinetic energy at A. This is the total mechanical energy at point A. This is the total mechanical energy at point B. This is the total mechanical energy at point C. That will always remain conserved. इसीलिए ये है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब अगर हम लोग इक्वेशन में इसको देखें और इसको देखें तो एक मजेदार डेरिवेशन हम लोग कर सकते हैं और काफी बेसिक है, ये बार बार आपको करने को मिलेगा, बार बार आपको दिखाई देगा। आप में से 10th क्लास में काफी लोग कर भी चुके होंगे। ठीक है, देखिए अब क्योंकि बॉडी सेम है तो मास कैंसल हो जाएगा। ठीक है, और यहां से आप 2 को उस तरफ ले जाइए, 2gha और ये vc स्क्वायर।
तो वेलोसिटी यहां पर क्या हो जाएगी, इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूं। यहाँ पे वेलोसिटी अगर हम लोग सिर्फ BC को V ही मान लें और HA को मैक्सिमम हाइट H मान लें तो V² इज इक्वल टू 2GH हो जाएगा। V इज इक्वल टू √2GH हो जाएगा। अगर आप IIT JEE जैसे एग्जाम में हैं, किसी भी मल्टीपल चॉइस वाले एग्जाम में हैं, तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मास तो और भी ज्यादा जनरल चीज है और सिंपल चीज है। जैसे कि मान लीजिए कोई ब्लॉक लेते हैं और उसे हम लोग तोड़ देते हैं, तो तोड़ देने के बाद उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं मान लीजिए, तो दोनों टुकड़ों का जो सम ऑफ मास होगा वो ओरिजिनल मास के बराबर होगा। उल्टा हम लोग लें, 3-4 चीजें लेकर उनको मिलाकर एक लंप बना दें तो भी इनिशियल मास और फाइनल मास जो होगा वो इक्वल होगा। तो इसी चीज को कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। लेकिन फिर जब हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में आ जाते हैं तो न्यूक्लियर फिजिक्स में ये इस 2 चीजों में टूटता है, कोई बड़ी चीज 2 चीजों में टूटती है तो उसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। यही चीज हम लोगों ने क्लास 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा भी था। इसे बोला जाता था फिशन। पूरा जो एटॉमिक बॉम्ब बनने का जो प्रोसेस है वो फिशन पे ही बेस्ड है। फिर सन में क्या होता है कि ये दोनों 2 हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वो मिल जाते हैं और हीलियम बना लेते हैं, उसमें भी एनर्जी रिलीज होती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। और दोनों ही केसेस में एनर्जी रिलीज होती है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास अपने आप में कंप्लीट नहीं था जब तक आइंस्टीन नहीं आए। आइंस्टीन आए और उन्होंने बोला नहीं, अब मैं एक नया लॉ देता हूं, कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनर्जी, यानी कि द टोटल मास प्लस एनर्जी इन दिस यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। और उन्होंने एक बहुत जबरदस्त और बहुत सिंपल लॉ दिया था, वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग लॉ, कि E इज इक्वल टू mc²। अब कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं, E इज इक्वल टू डेल्टा m मल्टीप्लाइड बाई c²। कोई दिक्कत नहीं है, मास अगर छोटा है तो डेल्टा m लिखते हैं और अगर हम लोग बड़े मास की बात करते हैं तो बड़ा ऐसा m भी लिख सकते हैं, डेल्टा आप ना भी लगाएं। तो E इज इक्वल टू mc² में E क्या है, एनर्जी है। और एनर्जी किस में मेजर की जाएगी, जूल में मेजर की जाएगी। m क्या है, मास। मास किस में मेजर किया जाएगा, बोलिए, मास kg में मेजर किया जाएगा। c क्या है, c है वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट आप बोल रहे हैं, ठीक है, एक ही बात है, मतलब जब तक मैग्नीट्यूड सेम है तो कोई इशू नहीं है। c की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब हम लोग, मतलब पहला लॉ हम लोगों ने देखा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा लॉ हम लोगों ने देखा कंजर्वेशन ऑफ मास, और अब हम लोग तीसरे लॉ पर आ गए हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनर्जी की बात किसने की थी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ये है अल्बर्ट आइंस्टीन की वेरी फेमस इक्वेशन। बट प्लीज रिमेंबर, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस इक्वेशन की वजह से मिला था, वो ये इक्वेशन नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की वजह से। और अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन मालूम है तो नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। फिलहाल अभी तो हम लोग E इज इक्वल टू mc² ही जान पाए। अब इस E में है क्या कि यानी कि थोड़ा सा मास अगर लॉस हो जाएगा तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और थोड़ा सा अगर एनर्जी लॉस हो जाएगा तो वो वापस मास में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसा हमारे आइंस्टीन जी ने कहा था। अब जो अपने सोलर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सन, सन इज एबल टू गिव अस एनर्जी बिकॉज इट इज कंटिन्यूअसली क्या, लूजिंग मास। सन जो है लगातार जो अपना मास
कम करता जा रहा है। तो जो भी हम लोग एनर्जी पा रहे हैं वो इसलिए पा रहे हैं क्योंकि सूर्य देव हमारे हल्के होते चले जा रहे हैं। अब कैसे हो रहे हैं? E माइनस प्लस E प्लस, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन और इसे बोलते हैं पॉजिट्रॉन। ये जब मिल जाते हैं तो मास गायब हो जाता है और वो बन जाता है गामा में, गामा रे में बदल जाता है। आपने जरूर पढ़ा होगा रेडियो एक्टिविटी में अल्फा बीटा गामा रेज। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज पॉजिट्रॉन और ये दोनों मिलकर दो गामा रे निकालते हैं। और ऐसे एक जोड़ा जुड़ा तो दो गामा रे निकला, फिर एक जोड़ा जुड़ा फिर गामा रे निकले। तो ऐसा पूरे सन के सरफेस में ट्रिलियंस ऑफ प्लेसेस में हो रहा होगा। तो वो सारी एनर्जी निकल के पूरे सोलर सिस्टम में सारे डायरेक्शंस में जाता है, जिसका एक छोटा सा पार्ट हमारे अर्थ पे गिरता है। और मैं इस समय जो बोल पा रहा हूं, आप जो सुन पा रहे हैं, जो गूगल मीट चल पा रहा है, यहां लाइट जल रही है, सब कुछ उसी सूर्य देव की एनर्जी से हो पा रहा है। तो सन इज रियली अ विजिबल गॉड।